मेरा नाम निशा है। दिल्ली के एक बड़े कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम आखिर अंधी और अंगूठा छाप लड़कियों के साथ ही शादी क्यों करते थे? उनका ये राज जानने के लिए मैं अंधी बनकर उनके पास चली गई और डॉक्टर अनुपम के साथ मैंने शादी कर ली। शादी की रात जब मेरे सामने सारा सच आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी थी जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। न जाने कितने सारे सवाल मेरे दिमाग में छाए हुए थे और हलचल मचा रहे थे। मैंने पीएचडी किया हुआ था और डॉक्टर अनुपम भी हमारे ही कॉलेज के एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे। मैंने अपनी फैमिली से छुपाकर डॉक्टर अनुपम से कोर्ट मैरिज कर ली थी। कोर्ट मैरिज करने के बाद हम दोनों पति पत्नी डॉक्टर अनुपम के बंगले पर जाने के लिए उनकी कार में बैठ रहे थे। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे ऊपर परेशानी का कितना बड़ा पहाड़ टूटने वाला था। डॉक्टर अनुपम, जो कि मुझसे उम्र में लगभग 15 साल बड़े थे, वो मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे। मैंने अंधी बनने के लिए अपने हाथ में एक लाठी ले ली थी और अपनी आंखों पर ब्लैक कलर का चश्मा भी लगा लिया था ताकि उन्हें पक्का यकीन हो जाए कि मैं अंधी हूँ और अपनी आंखों से नहीं देख सकती। डॉक्टर अनुपम हमारी शादी होने से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन मैं एक बहुत बड़े कन्फ्यूज़न में फंसी हुई थी। मैंने डॉक्टर अनुपम से कहा कि आपसे शादी करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बार बार मुस्कुराकर उनको ये फील कराना चाह रही थी कि मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं जैसे ही अपने ससुराल में आई तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा और आलीशान बंगला देखकर मैं घबराने लगी थी और अचानक ही मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे। मुझे गिरता हुआ देखकर डॉक्टर अनुपम ने मुझे संभाल लिया था। मेरे लड़खड़ाते हुए कदम मुझे ज़िंदगी के किस मोड़ पर ले आएंगे, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वहाँ के नौकरों ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। उसके बाद मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले जाया गया। मैं दुल्हन बनकर बेड पर अपने कमरे में बैठी हुई थी। शादी की पहली रात थी। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई ये देखकर जब डॉक्टर अनुपम के पास एक कॉल आई और उसके बाद वो कमरे से बाहर निकल गए और काफ़ी देर तक फ़ोन पर बातें करते रहे। मैं अंदर ही अंदर बेचैन होने लगी थी और मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मुझे डर भी लग रहा था और मैं यही सोच रही थी कि ना जाने डॉक्टर अनुपम के पास इस टाइम पर किसकी कॉल आई है और वो इस तरह मुझसे छुपाकर फ़ोन पर बातें क्यों कर रहे थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा जब मैंने डॉक्टर अनुपम को कॉल पर बातें करते हुए सुना। वो कॉल पर बातें करते हुए किसी से कह रहे थे, नहीं, मैं अब ज़्यादा देर नहीं कर सकता, मुझे इस काम को जल्दी ही अंजाम देना होगा। मैं नहीं जानता, तुम उन लोगों को जल्द से जल्द तैयार करो और बहुत जल्दी ही मैं वहाँ पर निशा को भेजने का इंतज़ाम करता हूँ। ये बात सुनकर तो मैं बुरी तरह से घबरा गई थी और मेरे चेहरे का रंग भी उड़ गया था कि न जाने डॉक्टर अनुपम मुझे कहाँ भेजने की बातें कर रहे हैं और कौन है वो जिसको तैयार करने के लिए कह रहे थे। न जाने वो क्या बात कर रहे थे। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी और मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। ये शादी मैंने जिस प्लान की वजह से की थी, उस प्लान में मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी भी या नहीं, मैं अभी किसी भी बात के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और जब उन्होंने कहा कि कितने भी पैसों की तुम्हें ज़रूरत पड़े वो सारे मैं देने के लिए तैयार हूँ, जितना भी खर्च होगा वो सब मैं दे दूँगा, लेकिन बस मेरा काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ये बात सुनकर मैं घबराने लगी थी। कहीं वो मुझे किसी दूसरे देश भेजकर बेचने की बात तो नहीं की जा रही थी, कहीं मेरे सौदे की बात तो नहीं हो रही। न जाने किस तरह के सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे और डॉक्टर अनुपम किस इंतज़ाम की बातें कर रहे थे, मैं कुछ नहीं जानती थी। वो जैसे ही फ़ोन पर बात करके कमरे की तरफ मुड़ने लगे, मैं फ़ौरन ही जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी। वो कहने लगे, तुम जानती हो ना, ये मेरी पहली शादी नहीं है। मैं तुमसे पहले भी और काफ़ी सारी शादियाँ कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुमने मेरे साथ शादी की। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था, जबकि मैं ये सब पहले से ही जानती थी कि डॉक्टर अनुपम मुझसे पहले भी काफ़ी सारी शादियाँ कर चुके हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा जानने के लिए आई हूँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। आखिर डॉक्टर अनुपम की क्या सच्चाई है? डॉक्टर अनुपम ने कहा, मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ जो मैंने अपनी हर पत्नी को दिया, जिसकी वजह से मेरी हर पत्नी की ज़िंदगी आसान हो गई।
मैंने बड़े हैरान होकर उनसे पूछा, कौन सा सरप्राइज और कैसा सरप्राइज? वो कहने लगे, नहीं, अभी नहीं, तुम्हें अभी कोई भी बात बताने का सही टाइम नहीं है। सही टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। वो ये कहकर कमरे से बाहर चले गए थे। फिलहाल मैंने खुद को बहुत मजबूत कर लिया था। मैं इस तरह से नहीं डर सकती। मुझे तो अभी डॉक्टर अनुपम के हर राज से पर्दा उठाना था। मैं ये सब सोचते सोचते ही सो गई थी। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था और मुझे भूख तो बहुत तेज़ लगी हुई थी। मैं फ़ौरन ही फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। मैं ये सोच रही थी कि ना जाने डॉक्टर अनुपम की बाकी की पत्नियां कहाँ पर हैं। उन औरतों के साथ ना जाने क्या किया गया है। डॉक्टर अनुपम कॉलेज गए हुए थे, इसलिए मैंने उनके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया। शायद तलाशी करने से मुझे कुछ तो हाथ आएगा। मैंने कबर्ड में, लॉकर में और हर चीज़ में तलाशी लेना शुरू कर दिया ताकि मेरे हाथ कुछ सबूत तो लग सके। लेकिन तभी अचानक घर की एक नौकरानी कमरे में आई और मुझे देखकर हैरान होने लगी। कहने लगी, क्या हुआ मालकिन, आपको कुछ चाहिए? आप क्या ढूंढ रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मैंने खुद को रिलैक्स किया। मुझे लगा कि कहीं नौकरानी को पता न चल गया हो कि मैं अंधी नहीं हूँ। मैंने ऐसी एक्टिंग करनी शुरू कर दी और कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं तो बस सारी चीज़ महसूस करते हुए बाहर का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी नौकरानी ने आकर मुझे पकड़ लिया और कहने लगी, क्या हुआ मालकिन, आप बाहर जाना चाहती हैं क्या? मैंने कहा, हाँ, मुझे एक गिलास पानी चाहिए था, इसलिए मैं बाहर किसी को पानी के लिए कहना चाहती थी। तो नौकरानी ने मुझे गिलास में पानी करके दे दिया और बेड पर बैठा दिया। मैंने नौकरानी से कहा, अब तुम जा सकती हो। अगर मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें आवाज़ दे दूंगी। वो नौकरानी चली गई और मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। नौकरानी के आने से पहले मेरे हाथ अलमारी से कुछ पेपर्स लग गए थे। मैंने नौकरानी के जाते ही फ़ौरन उन पेपर्स को निकाला और बेड पर बैठकर देखने लगी। वो शायद पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट्स की फ़ोटोकॉपीज़ थीं जिनमें कुछ लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। मैं सोच में पड़ गई थी कि न जाने ये सब कुछ क्या हो रहा है। इतनी देर में ही डॉक्टर अनुपम कमरे में आ गए। जब मुझे किसी के आने की आहट की आवाज़ आई तो मैंने जल्दी से वो पेपर्स छुपा दिए और मैं खुद बेड पर रिलैक्स होकर बैठ गई थी। डॉक्टर अनुपम कहने लगे, निशा, अब तुम्हारे सरप्राइज़ का टाइम ख़त्म हो गया। मैं नौकरों से कहकर तुम्हारे सामान की पैकिंग करवानी शुरू कर देता हूँ और तुम भी जाने के लिए रेडी हो जाओ। मैंने डॉक्टर अनुपम से कहा, क्यों, हम कहीं पर जा रहे हैं क्या? लेकिन अचानक ऐसे, इतनी जल्दी? तभी डॉक्टर अनुपम कहने लगे, मैं नहीं, सिर्फ तुम जा रही हो। मुझे कॉलेज में थोड़ा काम है, इसलिए तुम सिर्फ अकेली ही जा रही हो। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा मैं फ़ौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैंने डॉक्टर अनुपम से कहा, लेकिन कहाँ, मैं अकेली कहाँ पर जा रही हूँ? डॉक्टर अनुपम कहने लगे, अरे निशा, तुम फिक्र मत करो, तुम वहाँ पर अकेली नहीं होगी। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए और भी लोग हैं। तुम वहाँ पर खुद को बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करोगी। मैंने अपने दिल में सोचा, न जाने मुझे कहाँ भेजने की तैयारी की जा रही है। मैंने डॉक्टर अनुपम से कई बार पूछने की कोशिश की कि वो मुझे कहाँ पर भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात को टाल दिया और मुझे कुछ नहीं बताया। फ़िलहाल मुझे सच भी तो जानना था, इसलिए वो मुझे जहाँ भी भेज रहे थे वहाँ मुझे जाना ही होगा। नौकरानी ने मेरा सामान भी पैक कर दिया और मैं हिम्मत करके जाने के लिए रेडी हो गई थी। मैं और डॉक्टर अनुपम कार में जाकर बैठ गए। वो लगातार किसी से कॉल पर बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने मुझे वीज़ा और पासपोर्ट भी दे दिया और फ्लाइट के टिकट भी दे दिए। डॉक्टर अनुपम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आ गए थे। मुझे अमेरिका भेजा जा रहा था और ना जाने मेरे साथ वहाँ पर क्या होने वाला था। बस मैं यही सब सोच सोच कर परेशान हो रही थी और मुझे डर भी लग रहा था, मगर मुझे हिम्मत से काम लेना था। डॉक्टर अनुपम किसी से कॉल पर कह रहे थे, मैं अभी आ नहीं सकता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ से अभी निशा को भेज रहा हूँ। तुम लोग वहाँ पर सब संभाल लेना और निशा का बहुत ख्याल रखना। और ये तो तुम जानते हो ना कि तुम लोगों को आगे क्या करना है। मेरा काम अच्छे से हो जाना चाहिए और हर बार की तरह मुझे तुम लोग खुश कर देना। मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं चाहिए, ठीक है ना? तुम मेरी बातों का मतलब तो अच्छे से समझ रहे हो ना? डॉक्टर अनुपम की बातें सुनकर तो मेरे दिल पर और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी।
डॉक्टर अनुपम मेरी तरफ देखकर कहने लगे, क्या हुआ निशा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे। मैंने कहा, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? तो उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें वहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और मैं भी अपने काम से फ्री होते ही जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ये कहकर वो मुस्कुराने लगे। हम लोग कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। फ्लाइट में थोड़ा टाइम था और डॉक्टर अनुपम कुछ जल्दी में लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे भेजने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। फ्लाइट का टाइम हो चुका था और वो मुझे सी ऑफ करने लगे और वो बाहर से तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे और मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मुझे अमेरिका क्यों भेजा जा रहा था। मैं अब फ्लाइट में बैठ चुकी थी। अब मेरा पूरा ध्यान अपने मकसद की तरफ था। मैंने शादी जिस मकसद के लिए की थी, मुझे इस मकसद को अंजाम तक पहुंचाना था और सारी सच्चाई सबके सामने लानी थी। मैं अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। मुझे वहां एक हैंडसम लड़का लेने के लिए आया था। उसे देखते ही मेरा दिल धक से रह गया था। जब उसने कहा कि आप ही निशा मैम हो ना? मैंने कहा, जी मैं ही निशा हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ही लेने के लिए आया हूँ। न जाने वो लड़का कौन था और मुझे अब कहाँ पर ले जाएगा। मेरे दिल में यही ख्याल आ रहे थे। मैं उसके साथ एक बहुत बड़ी और महंगी कार में बैठ गई थी। हम दोनों कार में बैठकर चले गए थे। वो सारे रास्ते मुझे मैडम मैडम कहकर डॉक्टर अनुपम की तारीफ़ें करने लगा और सारे रास्ते उसने बहुत सारी बातें की और डॉक्टर अनुपम के ही गुण गाता रहा। उसने बताया कि डॉक्टर अनुपम एक बहुत अच्छे और शरीफ इंसान हैं। भगवान ने उन्हें काफ़ी सारी दौलत दी है, लेकिन फिर भी उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं। मैं ये सुनकर बहुत हैरान रह गई थी कि ये डॉक्टर अनुपम की कितनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा था, बल्कि वो तो इस तारीफ़ के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अमेरिका के माहौल से मुझे काफ़ी हैरानी हो रही थी। चारों तरफ अलग ही तरह का माहौल छाया हुआ था। अमेरिका के लोग इंडिया के लोगों के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट थे। मैं चुपके चुपके अपने काले चश्मे की आड़ से हैरान होकर चारों तरफ देख रही थी। हमारी कार एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट जैसे एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुक गई थी। मैं कार से जैसे ही उतरी, ये तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी टाइप लग रहा था या फिर कोई हॉस्टल होगा। इतनी देर में उस लड़के का फ़ोन बजने लगा। शायद उसके पास डॉक्टर अनुपम का ही फ़ोन आया था। वो लड़का कहने लगा, निशा मैडम मेरे पास आ गई हैं, आप फिक्र मत करो सर, हम लोग अपनी जगह पर पहुंच गए हैं और मैडम भी मेरे साथ हैं। मैं मैडम को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। अब बहुत जल्दी ही आपका काम भी हो जाएगा। मैं बड़ी हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये कौन सी जगह है। वो लड़का कहने लगा, चलो मैडम अंदर चलते हैं। मैंने उस लड़के से पूछा, हम लोग कहाँ आए हैं और ये कौन सी जगह है? वो मुस्कुराने लगा। उसकी दबी हुई मुस्कुराहट से मैं अंदर ही अंदर डरने लगी थी और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो आगे आगे चलता हुआ कहने लगा, बस कुछ दिनों की बात है, फिर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ डिफरेंस आ जाएगा। वो लड़का मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कमरे में ले गया और वहाँ जाकर बैठा दिया और उस लड़के ने मुझसे कहा, मैं बस अभी आता हूँ, आप यहाँ पर बैठकर मेरा वेट कीजिए। उस लड़के के बाहर जाते ही मुझे मौका मिल गया था और मैंने सामने रखी हुई अलमारी की सेटिंग शुरू कर दी थी। मुझे वहाँ पर एक फ़ाइल नज़र आई। मैं हैरान रह गई थी कि इस फाइल में वही लड़कियों के नाम लिखे हुए थे जो मैंने उस दिन डॉक्टर अनुपम की अलमारी से जो पेपर मिले थे उनमें देखे थे। पासपोर्ट, वीज़ा की यहाँ पर फ़ोटो स्टेट भी थी। क्या ये डॉक्टर अनुपम की पत्नियाँ थीं? लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या उन लड़कियों को भी यहाँ पर लाया गया था और उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया गया? न जाने इनका क्या मतलब था। इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैंने जल्दी से वो फाइल खोली और पढ़ने लगी, लेकिन फाइल पढ़ने के बाद तो जैसे मेरी जान निकल गई थी और मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गई थी और मेरे चेहरे से साफ नज़र आ रहा था कि मैं बुरी तरह से घबरा गई हूँ। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ। यहाँ तो सब कुछ मेरी सोच से बिल्कुल ही अलग निकला। मैं बहुत बड़ी सिचुएशन में फंस गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं अब क्या करूं और किस तरह से सच्चाई का पता लगाऊं। इतनी ही देर में दरवाज़ा खोलते हुए डॉक्टर अनुपम कमरे के अंदर आ गए थे।
मैं उनको देखकर बुरी तरह से डर गई थी। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, निशा, मैं तभी से जानता हूँ जिस दिन मुझे नौकरानी ने तुम्हारे बारे में बताया था। नौकरानी ने मुझे तुम्हारी ये बात पहले ही बता दी थी कि तुम किस तरह से उस दिन मेरे कमरे की तलाशी ले रही थी। ये बात सुनकर तो मुझे पसीने आने लगे थे। डॉक्टर अनुपम कहने लगे, मुझे पता है निशा, तुम्हारी मुझसे शादी करने के पीछे कोई और ही वजह है। तुम अपने किसी प्लान में कामयाब होना चाहती हो और तुम शायद यहाँ मेरी सच्चाई जानने के लिए आई हो, लेकिन अब तो तुम जान गई होगी। मैंने कहा, हाँ, मैं सब कुछ जान गई हूँ। मुझे पता चल गया है कि आप कितने घटिया इंसान हो, और मुझे ये भी पता है कि आप और आपकी सारी अंधी पत्नियाँ यहाँ। ये कहकर मैं खामोश हो गई और डॉक्टर अनुपम कहने लगे, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम सब कुछ देख सकती हो, तुम अंधी नहीं हो। मैंने रोते हुए कहा, हाँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ और मैं अंधी नहीं हूँ, और ये शादी मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में जानने के लिए ही की थी। ये सुनकर डॉक्टर अनुपम कहने लगे, अच्छा, तो तुम सब जानना चाहती हो ना कि मैंने ये सब कुछ किस लिए किया? आखिर इन सब के पीछे क्या सच्चाई है? लेकिन इससे पहले तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। आखिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की और तुम्हारा क्या मतलब बनता है मेरे साथ शादी करने का? तुम किस मकसद की वजह से यहाँ पर आई हो? मैं रोने लगी और अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गई और साथ साथ सारी डिटेल्स डॉक्टर अनुपम को बताने लगी। मैंने उनको बताया कि कनिष्का मेरी दोस्त थी। वो एकदम हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम मेरी पत्नी कनिष्का की बात कर रही हो? मैंने कहा, हाँ, आप ठीक कह रहे हो। वही कनिष्का जो आपकी पत्नी थी, वो मेरी बहुत पक्की दोस्त है, या फिर ये कह लो कि वो मेरी बचपन की बहुत अच्छी फ्रेंड है। हम दोनों बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे और जवानी तक उसने मेरा और मैंने अपनी दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ा था। आप जानते हो कि कनिष्का बहुत सीधी सादी और अंधी लड़की थी और उसके माता पिता बहुत गरीब लोग थे, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं आपके ही कॉलेज की एक प्राइवेट स्टूडेंट हूँ, इसीलिए कभी मेरे कॉलेज में आपसे कोई बातचीत नहीं हुई। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड कनिष्का के घर गई थी और हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी कनिष्का की मम्मी हमारे पास आई और मुझसे कहने लगी, बेटी निशा, तुम अपनी मम्मी से कहना कि वो मेरी बेटी कनिष्का के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश करें। हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा तो नहीं सके, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी इकलौती बेटी की शादी किसी अच्छी जगह पर हो जाए, जहां पर वो शायद ये गरीबी भरी जिंदगी ना गुजारे, और जल्द से जल्द हम अपनी बेटी की शादी कर देना चाहते हैं ताकि हमारी बेटी अपने घर की हो जाए। बस मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए जो मेरी मासूम सी बेटी को एक्सेप्ट कर ले। मैंने आंटी को तसल्ली देते हुए कहा, जी आंटी, ज़रूर, आप फिक्र मत करो, हमारी कनिष्का के लिए बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा और उसकी शादी भी अच्छे परिवार में हो जाएगी, जहाँ पर हमारी कनिष्का बहुत खुश रहेगी। आप फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमारी कनिष्का तो लाखों में एक है, उसके लिए कोई राजा आएगा और उसको रानी बनाकर ले जाएगा। ये सुनकर आंटी तो वहाँ से चली गई थी, लेकिन कनिष्का बहुत परेशान नजर आ रही थी। वो मुझसे कहने लगी, मुझ जैसी अंधी लड़की से आखिर कौन शादी करेगा? कौन होगा जो मुझ जैसी अंधी लड़की के साथ अपनी जिंदगी को अंधेरे में गुजारेगा? आखिर मैं अपने माता पिता के सर पर बोझ बनकर कब तक बैठी रहूंगी? उसकी इस बात पर मैंने कहा कि नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो ज़रूर तुमसे शादी करके तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा। देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी शादी अच्छे लड़के के साथ हो जाएगी और तुम अपनी ससुराल में बहुत खुश रहोगी। और एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हारे अंधे होने पर या अनपढ़ होने पर कोई एतराज़ नहीं करेगा। कनिष्का मेरी ये बात सुनकर खुशी से खूब मुस्कुराने लगी थी और हम दोनों खुशी खुशी से रहने लगे थे। उधर मेरी मम्मी और कनिष्का की मम्मी दोनों ही उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करने की कोशिश में लगी हुई थी। फिर अचानक मेरी दूसरे शहर में रहने वाली भाभी की तबीयत खराब हो गई। मुझे उनके घर उनका ख्याल रखने के लिए जाना पड़ गया था, लेकिन पूरे 7 महीने बाद जब मैं लौटकर वापस आई तो यहाँ तो सब कुछ बदल चुका था। मैं कनिष्का से मिलने जब उसके घर पर गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जब मुझे कनिष्का की मम्मी ने बताया कि कनिष्का की तो शादी कर दी गई है, मैंने उनसे पूछा कि लेकिन कहाँ और कैसे? आप लोगों ने इतनी जल्दी उसकी शादी कैसे कर दी? मुझे उससे मिलना है, आप मेरी उससे बात करवा दो। मेरी बात सुनते ही
आंटी रोने लगी और कहने लगी, बेटी, हमारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। वो लड़का एज में थोड़ा बड़ा तो ज़रूर था, लेकिन वो बहुत पढ़ा लिखा और काबिल डॉक्टर है। सुना है कि वो तुम्हारे ही कॉलेज में प्रोफेसर भी है। उस लड़के का नाम डॉक्टर अनुपम है। वो खुद हमारी बेटी का रिश्ता लेकर हमारे घर आया था और उसने कहा था कि उसे हमारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और उसे उसकी आंखों की रोशनी से भी कोई मतलब नहीं। उसने कहा कि मुझे तो सिर्फ कनिष्का से प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। उसके इतने ज़्यादा ज़िद करने पर हम उसके साथ अपनी बेटी की शादी करने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि हमें यकीन हो गया था कि ये लड़का हमारी बेटी को एक्सेप्ट कर रहा है तो ज़रूर ये इसको खुश भी रखेगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से कोर्ट मैरिज करके हमने कनिष्का की शादी डॉक्टर अनुपम के साथ कर दी थी। बस उसके बाद ही हमारी बेटी लापता हो गई। ना तो डॉक्टर अनुपम का कुछ पता चल सका और ना ही हमारी बेटी का। हमारी बेटी का कोई फ़ोन भी नहीं आया और ना ही हमारी उससे कोई बातचीत हो सकी। उसका तो कोई अता पता ही नहीं चल पाया। हमने डॉक्टर अनुपम के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ नहीं पता चल सका कि वो कहाँ चले गए। कनिष्का के माता पिता मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे, बेटी, हम लोग गरीब हैं। कनिष्का हमारी इकलौती बेटी है। न जाने उस आदमी ने हमारी बेटी के साथ क्या किया। हम तो उस अमीर आदमी के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन तुम तो उसी के कॉलेज की स्टूडेंट हो। तुम प्लीज़ कुछ ना कुछ करो और हमारी बेटी का पता लगाओ कि हमारी बेटी कहाँ पर है और किस हाल में है। बल्कि हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारी बेटी जिंदा भी है या नहीं। उन लोगों की बातें सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया था और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस दुनिया में इतने घटिया लोग भी रहते हैं जो कमज़ोर और लाचार लोगों को इस तरह अपनी ताकत के आगे मजबूर कर देते हैं कि उनके खिलाफ कोई कुछ भी ना कर सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ज़रूर उस डॉक्टर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करूंगी और अगर उसने हमारी कनिष्का के साथ कुछ गलत किया तो उसे सज़ा दिलवाकर ही रहूंगी और मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर कनिष्का को कुछ भी हुआ तो उसकी खैर नहीं। मैंने ठान ली थी मैं कनिष्का के गायब होने की वजह जानकर ही दम लूंगी। मैंने उसी दिन कॉलेज जाकर आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दी थी, आपके रहने की जगह के बारे में और आपके कॉलेज में साथ पढ़ाने वाले लोग और आस पड़ोस के लोगों से मैंने आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी। तो मुझे पता चला कि डॉक्टर अनुपम हर अंधी और अंगूठा छाप अनपढ़ लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं और पहले भी उनकी 3 शादियां हो चुकी हैं, लेकिन वो तीनों लड़कियां कनिष्का की तरह गायब हो गईं और उनका भी आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। मैं ये सब जानकर दंग रह गई थी और तब तो मैंने ठान लिया था कि मुझे इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। आखिर इन अंधी और अनपढ़ लड़कियों के साथ क्या हुआ और वो सब कहाँ हैं और उन्हें गायब करके कहाँ पर रखा गया, वो जिंदा भी हैं या नहीं। बस उस दिन मैंने अंधी बनने की एक्टिंग की और आपके सामने जानकर अंधी बन गई और अपनी फैमिली वालों से छुपकर मैंने आपके साथ शादी कर ली, क्योंकि ये एक ही रास्ता था जो मुझे आप तक पहुंचा सकता था और आपकी सच्चाई से पर्दा भी इस तरह से ही उठ सकता था। और शादी की रात जब आप कॉल पर बात कर रहे थे, जो बातें आपने की और बार बार वो फ़ोन कॉल, ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और इन हरकतों से साफ जाहिर होने लगा था और धीरे धीरे मुझे अपने सवालों के जवाब मिलने लगे थे कि ये सब क्या और क्यों हुआ। और फिर जब मैंने उस दिन आपके घर की तलाशी ली तो मुझे कुछ वीज़ा और पासपोर्ट की कॉपीज़ मिली जिनमें कुछ लड़कियों की फ़ोटोज़ और उनके नाम भी लिखे हुए थे। लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता था कि किस तरह से आपने इन लड़कियों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन फ़ोटोज़ में से एक फ़ोटो कनिष्का का भी था और बस मैं इस रात से पर्दा उठाने के लिए आपके भेजने पर यहाँ तक आ गई। मेरी आपसे शादी करने का सिर्फ एक ही मकसद था, कनिष्का और बाकी लड़कियों को तलाश करना। इतने मैं ये सब बात कर ही रही थी कि डॉक्टर अनुपम ने किसी लड़के को इशारा किया और थोड़ी ही देर में कनिष्का मेरी आंखों के सामने मौजूद थी। उसे देखकर मैं दंग रह गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका गेटअप बिल्कुल बदल चुका था, बल्कि वो बहुत ही स्मार्ट लग रही थी और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जब मेरे सामने आते ही कनिष्का मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़कर फौरन मेरे गले लग गई थी। और आज कनिष्का की आंखों पर काला चश्मा भी मौजूद नहीं था।
वो फ़ौरन झट से मेरे गले से लिपट गई थी। मैं उससे मिलकर बहुत खुश हुई थी और वो मेरे गले लगकर कहने लगी, कैसी हो निशा? ये सुनकर तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई थी कि मेरी दोस्त मुझे पहचानती थी और वो मुझे देख सकती थी। इसका मतलब उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। इतने महीनों बाद वो मेरी आंखों के सामने थी और मुझे देख रही थी। मेरी आंखों ने आज जो कुछ भी देखा था, मैं तो बहुत ही हैरान थी कि ये सब कैसे और आखिर क्यों। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने डॉक्टर अनुपम से कहा कि आखिर ये सब कैसे करते हैं आप? आखिर क्या राज है इन सब के पीछे और कौन सी ऐसी वजह थी जिसने आपको ये सब करने पर मजबूर कर दिया? मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। डॉक्टर अनुपम के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी मुझे साफ नजर आ रही थी। वो कहने लगे, तुम जानना चाहती हो कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया और मैं यहाँ पर सारी अंधी और अनपढ़ लड़कियों को क्यों लेकर आता हूँ? ये सब तुम तो जान ही गई हो, लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ कि मैंने इन सबसे शादी क्यों की। क्योंकि इस सब के पीछे मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा और गहरा सीक्रेट छुपा हुआ है। वो ये कहकर रोने लगे और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो निशा। अगर सच सुनने के बाद तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक देकर आज़ाद कर दूंगा। और वो मुझे बताने लगे कि उस टाइम की बात है जब मेरी उम्र 25 साल थी और मैं जवान और हैंडसम था। मैं एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरी ज़िंदगी में पैसों की और प्यार की कोई कमी नहीं थी। ज़िंदगी ने मुझे हर चीज़ दी थी। हमारा फैमिली बिजनेस और प्रॉपर्टी, दुनिया की हर चीज़ हमारे पास मौजूद थी। इसलिए जो मैंने अपने पेरेंट्स से डिमांड की, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, बल्कि मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता और लाडला बेटा था। कोई ऐसी डिमांड नहीं थी जो मेरी ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकी हो, लेकिन एक डिमांड ऐसी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी, जिसको मैंने सिर्फ दुनिया वालों की खातिर अपने दिल में दफना कर रख दिया था। जिस कॉलेज का मैं आज प्रोफेसर हूँ, मैं कभी इस कॉलेज का एक काबिल स्टूडेंट हुआ करता था। मैं बहुत इंटरेस्ट लेकर डॉक्टर अनुपम की बातें सुन रही थी और उन्होंने आगे बताया कि हम एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कॉलेज टूर पर गए थे और हमें एक ऐसी जगह जाना था जहां पर हमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ों और नेचर के बारे में जान पहचान करनी थी। फ़िलहाल हम सारे स्टूडेंट्स एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और वहाँ के करीब ही एक छोटा सा गांव था। हम 2-3 दोस्त का ग्रुप था। हम लोगों को गांव वगैरह जाने का बहुत शौक था। एक दिन सुबह सुबह ही हम लोग गांव देखने के लिए वहाँ पर चले गए। वहाँ जाकर हम लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ था, क्योंकि गांव के लोग और गांव की हवा तो होती ही बहुत अच्छी और प्यारी है। क्योंकि शहर की शोर शराबे भरी ज़िंदगी और गांव की अच्छी और सुकून भरी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क होता है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी और खेत नज़र आ रहे थे, खूबसूरत बाग और ठंडी मिट्टी के कच्चे कच्चे और छोटे छोटे मकान। यहाँ ज़िंदगी जीने का एक अलग ही मज़ा था। मैं गांव में टहल रहा था, तभी अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी मुझे किस मोड़ पर लेकर जाने वाली है। मैं एक तरफ खड़े होकर गांव की ठंडी ठंडी हवा को फील कर रहा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा जब मेरी नज़र एक खूबसूरत और हसीन आँखों वाली लड़की की तरफ पड़ी। वो कुछ लड़कियों के साथ अपने घर की छत पर बैठी हुई थी। उसकी वो दिल हिला देने वाली और प्यार भरी मुस्कुराहट, खूबसूरत और मासूम सा चेहरा, उसे देखकर तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। ऐसी खूबसूरत और मासूम सी लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी और मेरा दिल इस लड़की के ख्यालों में खोया रहता था। और अब रोज़ मैं सुबह सवेरे उस गांव की तरफ निकल जाता और उस लड़की के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता था। वो सुबह सुबह के टाइम पर अपनी छत पर बैठी हुई होती थी और उसको देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। उसे देखकर मुझे बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। न जाने उसकी वो कौन सी अदा थी जो मुझे उसकी तरफ खींच लिया करती थी। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाने लगे थे और कहते कि अब तो हमारे यार को कोई लड़की पसंद आ गई है। अब तो ये दिन रात उसी लड़की के ख्यालों में खोया रहता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। मुझे उन दिनों अपनी ज़िंदगी बड़ी प्यारी और हसीन लग रही थी, जबकि हमारे वहाँ पर रहने के अब कुछ दिन और ही बाकी रह गए थे। मैं इन दिनों में ही उस लड़की को प्रपोज़ करना चाहता था और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता था। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे समझाया कि यार, ये एक गांव की लड़की है, ये गांव है, ये हमारा शहर नहीं जहां तुम बेझिझक किसी लड़की को प्रपोज़ कर दोगे।
हम अमीर और हाई क्लास फैमिली के लड़के किसी भी लड़की को पसंद करके उसे प्रपोज कर देते हैं और अपनी मर्जी उन पर चला सकते हैं, लेकिन ये गांव के अनपढ़ और छोटे लोग पसंद की शादी को, ये लड़की लड़की के अफेयर को बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं और इसका गलत मतलब निकालते हैं। ऐसा कुछ गांव में नहीं होता और ये तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि इस लड़की के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस बेचारी लड़की को ये गांव वाले कभी भी जीने नहीं देंगे। इस पर मैंने अपने दोस्त से कहा कि तो फिर मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं इस लड़की के घर पर रिश्ता भेज दूं तो फिर इसके पेरेंट्स राज़ी हो जाएंगे ना। मेरे फ्रेंड ने कहा कि हाँ, ऐसा बिल्कुल ठीक रहेगा और ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपने रिश्ते की बात नहीं करनी होगी बल्कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को इस लड़की के घर रिश्ता लेकर भेजना होगा। मैंने शहर आते ही सबसे पहले अपने पेरेंट्स को उस लड़की के बारे में बता दिया। मैंने ज़िद की कि मैं उसी लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। पहले तो मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते पर राज़ी नहीं हो रहे थे कि वो एक गांव की और छोटे परिवार की लड़की है, ना तो वो पढ़ी लिखी है और ना ही उसकी फैमिली अमीर है। मेरे पेरेंट्स का कहना था कि तुम्हारा और उस लड़की का कोई मेल नहीं, अगर शादी कर भी ली तो हमारे सारे रिश्तेदारों में हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। फ़िलहाल मैं बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपने पेरेंट्स को इस लड़की से शादी करने के लिए मना ही लिया था और मैं अपने पेरेंट्स को लेकर उस लड़की के गांव चला गया था। मेरे पेरेंट्स तो पहले ही इस रिश्ते के लिए मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, लेकिन यहाँ आते ही मेरे होश उड़ गए थे। जब मेरे पेरेंट्स ने लड़की के पेरेंट्स से बात की तो लड़की के पेरेंट्स ने बताया कि हम आप लोगों को साफ साफ बता देते हैं कि हमारी बेटी सुमेधा आंखों से देख नहीं सकती, ये अंधी है और ये बचपन से ही ऐसी है। क्या आप लोग सारी सच्चाई सुनने के बाद भी हमारी बेटी से अपने बेटे की शादी कर सकते हैं? ये सुनकर तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मैंने ये बात नोट ही नहीं की थी कि सुमेधा अंधी है और वो देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि मैं सुमेधा से प्यार करने लगा था। ये बात सुनकर तो मेरे पेरेंट्स अब तो बिल्कुल भी सुमेधा को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। एक तो वो अनपढ़ थी और दूसरी बात कि वो देख भी नहीं सकती थी। मेरे माता पिता ने ये रिश्ता करने के लिए साफ इनकार कर दिया था और वहाँ से चले गए थे, लेकिन वो लड़की डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। पहले ही उसकी आंखों की रोशनी ना होने की वजह से उसे सारी दुनिया वालों के सामने ताने दिए जाते थे और ये पहला रिश्ता नहीं था, और भी रिश्ते उसके अंधेपन की वजह से ख़त्म हो चुके थे। वो खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी ना होने की वजह से उसको इनकार करके चले जाते थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मैंने अपने दिल से सुमेधा को निकालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं ऐसा करने में नाकाम रहा था और ना ही मैं उसे भुला सका था। मैं अब भी सुमेधा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे पेरेंट्स तो अपने ख़ानदान की इज्जत बचाने की खातिर अपने बेटे की खुशियों को चूर चूर करने पर तुले हुए थे। एक दिन मैंने सोचा कि मैं घर से भागकर सुमेधा के साथ शादी कर लूँगा। मैंने अपना सामान पैक कर लिया था और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर जैसे ही सुमेधा के घर पहुंचा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और रोने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं घर के आंगन तक पहुंचा तो सुमेधा की लाश रखी हुई थी। मेरी आंखें ये सब कुछ देखकर फटी की फटी रह गई थी। पता चला कि उसने इन परेशानियों से तंग आकर सुसाइड कर ली थी। मैं जिसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आया था वो तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। इसका मतलब कि मुझे यहाँ आने में देर हो गई थी। अगर मैं पहले ही आकर सुमेधा के साथ शादी कर लेता तो शायद वो बच जाती। वो मेरी ज़िंदगी से इतनी दूर जा चुकी थी कि अब लौटकर कभी वापस नहीं आ सकती थी। मैं वहीं ज़मीन पर गिर गया और सुमेधा सुमेधा कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी से मेरी अनजानी सी खुशियाँ इस तरह से गायब हो जाएंगी। सुमेधा के पेरेंट्स ने मुझे बहुत समझाया, तसल्ली रखो बेटा, शायद वो तुम्हारे भाग्य में ही नहीं थी। हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी इतनी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रही है कि वो अपनी जान ही ले लेगी। ये ज़माना बहुत बुरा है। हमने अपनी बेटी को तसल्ली दे देकर बचपन से लेकर इतना बड़ा कर दिया था, लेकिन इस दुनिया में अगर किसी इंसान के अंदर कोई कमी हो तो दुनिया वाले उसे ताने दे देकर मार देते हैं। और फिर हमारी बेटियां पढ़ी लिखी भी नहीं होती। हम गरीब लोग अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं दिलवा सकते, जिसका फ़ायदा लोग उठाते हैं, और हमारी बेटियों के घर अच्छे रिश्ते नहीं आते। हम अपनी बेटियों को ढंग से पढ़ा नहीं सकते।
तो फिर अपनी अंधी बेटियों का इलाज करवाना तो बहुत दूर की बात है। ये कहकर सुमेधा के माता पिता बुरी तरह से रो रहे थे। मुझसे उनका रोना नहीं देखा जा रहा था और उनकी बातों ने मेरे दिल को चूर चूर कर दिया था। मैंने शहर लौटकर ठान लिया था कि मैं ऐसी लड़कियों की ज़रूर मदद करूंगा। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से अपने अंदर कमी होने की वजह से सुमेधा ने अपनी जान ले ली थी, ऐसी कई और भी लड़कियां अपनी जान को दांव पर लगा दें। मैं ऐसे लोगों की मदद करूंगा जो अपनी बेटियों का इलाज नहीं करवा सकते और उन्हें शिक्षा नहीं दिलवा सकते। मैंने सोच लिया था और उस दिन से मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और ज़माने की सोच बदलने के लिए और उस लड़की की यादें दिल में लेकर जो मेरी किस्मत में नहीं थी, लेकिन उस लड़की की यादों ने मुझे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। मैंने अमेरिका में अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट खोला और मैं जब भी किसी अंधी और अनपढ़ लड़की को देखता तो मुझे सुमेधा की याद आती और मैं उस लड़की से शादी कर लेता और उसे यहाँ पर अमेरिका भेजता और साथ साथ उन्हें यहाँ पर लड़ने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा भी दी जाती और मैं उन लड़कियों का सारा खर्चा खुद उठाता और उन लड़कियों का यहाँ पर आंखों का ऑपरेशन किया जाता, जिस वजह से वो लड़कियाँ देखने लगती थीं। और जब वो लड़कियां देखने लग जाती थीं तब वो अपने पेरेंट्स से मिलकर सबसे अच्छा सरप्राइज़ देती थीं। और ये था मेरी ज़िंदगी का मकसद और सबसे बड़ा राज, जिससे आज पर्दा हट गया था और सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। और आज तुम्हें ये राज पता चल गया कि मैं क्यों अंधी और अनपढ़ लड़कियों से शादी करता हूँ। डॉक्टर अनुपम की ये सारी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मैंने डॉक्टर अनुपम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी क्योंकि मैंने कनिष्का को बिल्कुल ठीक देखा और इस बात से तो बहुत खुश हुई थी कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और वो बिल्कुल मॉडर्न लग रही थी और किसी पढ़ी लिखी अच्छी और अमीर लड़की की तरह ही बातें कर रही थी। मैंने उसके गेटअप से ही अंदाज़ा लगा लिया था। और फिर जब मैंने यहाँ पर रखी उन सारी फाइलों को देखा जिसमें उन सारी लड़कियों के अस्पताल के रिकॉर्ड मौजूद थे, जिसमें उनका ट्रीटमेंट जारी था और साथ ही साथ उन्हें यहाँ के इंस्टीट्यूट में अच्छी शिक्षा भी दी जा रही थी, मैंने खुशी खुशी कनिष्का से पूछा, तुमने आखिर ये बात अपनी फैमिली वालों से क्यों छुपाई रखी? वो लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं और ठीक होने के बाद तुम अपने घर क्यों नहीं गई? मेरी ये बात सुनकर वो कहने लगी, मैं ठीक होने के बाद घर जाने ही वाली थी और अपने पेरेंट्स को ये गुड न्यूज़ सुनाने ही वाली थी, बल्कि मैंने सोचा था कि मैं अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ दूंगी कि मैं अब देख सकती हूँ। लेकिन जब मुझे डॉक्टर अनुपम ने तुम्हारी फ़ोटो दिखाई और कहा कि ये नई लड़की है जो अंधी है और अनपढ़ है, ये लड़की बहुत जल्द इस इंस्टीट्यूट में आने वाली है और मुझे डॉक्टर अनुपम ने बताया कि इस लड़की का नाम निशा है और ये दिल्ली में रहती है, मैं समझ गई थी कि ये तुम हो। मैं तुम्हारी फ़ोटो देखकर पहचान गई थी कि ये मेरे बचपन की दोस्त है। मैंने तुम्हें अपने दिल की आंखों से देखा हुआ था, लेकिन मैं हैरान रह गई थी कि ये लड़की तो अंधी नहीं है, तो फिर ये यहाँ क्यों आएगी? तो डॉक्टर अनुपम भी ये सुनकर हैरान रह गए थे और मुझसे पूछने लगे, तुम्हें पूरा यकीन है ये तुम्हारी वही दोस्त है जिसका नाम निशा है और ये दिल्ली में रहती है और ये देख सकती है? तो मैंने कहा, जी जी डॉक्टर, ये मेरी दोस्त ही है। मैं अपनी दोस्त को अपने दिल की गहराइयों से पहचानती हूँ, मैं इसे नहीं भूल सकती। मैंने कनिष्का की ये बात सुनकर डॉक्टर अनुपम की तरफ देखकर कहा, क्या सच में डॉक्टर अनुपम आप मेरी सच्चाई पहले से जानते थे? वो कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हारी सच्चाई जानता था, लेकिन मैं फिर भी खामोश रहा और ये सारा नाटक किया। मैंने हैरानगी से पूछा, कौन सा नाटक? क्या मतलब आपका? तो वो मुझे देखकर हंसने लगे और कहने लगे, मैंने तुमसे कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन वो सारे पेपर्स नकली थे। हमारी फ्रॉड मैरिज हुई है। मैं तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर लाया हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि तुम यहाँ पर क्यों और किस मकसद की वजह से आई हो। मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था। और डॉक्टर ने मुझे एक और बात बताई जिसने मुझे हैरान कर दिया था। डॉक्टर अनुपम ने बताया कि मेरी फ्रॉड मैरिज सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि इन सारी लड़कियों के साथ फ्रॉड मैरिज हुई है। मैंने किसी लड़की के साथ भी शादी नहीं की बल्कि सारी लड़कियों के साथ कोर्ट मैरिज की जिनके पेपर्स नकली थे। मैं इन लड़कियों को अमेरिका तक लेकर आना चाहता था और इन लड़कियों का ट्रीटमेंट करवाना चाहता था। जब इन लड़कियों का ट्रीटमेंट हो जाता है और ये लोग एजुकेटेड हो जाती हैं तो मैं इनको इनके पेरेंट्स के पास भेज दूंगा और ये अपने पेरेंट्स के पास जाकर सारी सच्चाई बताना चाहे तो बता सकती हैं।
मैंने एक बार फिर से डॉक्टर अनुपम के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और उसके बाद जल्दी ही हम अपने शहर वापस आए थे। वहाँ से वापस कनिष्का को हम उसके घर लेकर आ गए, जहाँ उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ गई तो उनकी खुशी के ठिकाने ही नहीं रहे। और डबल खुशी तो उन्हें तब हुई जब उन्हें ये बात पता चली कि उनकी बेटी एजुकेटेड भी हो गई। वो लोग फूले नहीं समा रहे थे और अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा नाज कर रहे थे। इसी तरह हम इन सारी लड़कियों को उनके घर लेकर आ गए थे, जो अब अपनी आंखों से सबको देख सकती थी और अपने पेरेंट्स को भी पहचान गई थी। उनके पेरेंट्स भी अपनी बेटियों से मिलकर और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाने पर बहुत खुश हुए थे। मुझे डॉक्टर अनुपम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया था, लेकिन एक तरह से मुझे उन पर बहुत अफसोस भी हुआ था कि उनके साथ और उनके प्यार के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ था। फिलहाल डॉक्टर अनुपम एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने काफ़ी सारी लड़कियों को जीने की वजह दे दी थी और आज भी डॉक्टर अनुपम यही काम करते हैं, लेकिन अब वो लड़कियों को शादी का झांसा नहीं देते। उनके पेरेंट्स को सारी सच्चाई बताने के बाद उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाते हैं और उनका ऑपरेशन करवाते हैं। मैं भी अब इस काम में डॉक्टर अनुपम का साथ देती हूँ और हमने ना जाने कितनी लड़कियों को उनकी आंखों की रोशनी वापस कर दी और उनको एजुकेटेड कर दिया, जो आज अपने पैरों पर खड़ी हुई है और किसी पर भी बोझ नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।